नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इकोनॉमिक्स हब। मेरा नाम अनंत। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में इस वीडियो को पूरा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये वीडियो ना सिर्फ क्लास 12th बल्कि जो बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी क्यों ना हो, चाहे वो एसएससी क्यों ना हो, जहाँ जहाँ पे इकोनॉमिक्स का रोल है वहाँ पे ये टॉपिक 100% पूछा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आरबीआई के द्वारा कुछ रेट्स डिसाइड होते हैं, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो कट और रिवर्स रेपो रेट, और बहुत सारे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में इसका हम पूरा विवरण लेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक। हम सब जानते हैं इंडिया में जो आरबीआई है वो पूरी तरह से क्या करता है, जिसको हम सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं, वो पूरी तरह से इन्फ्लेशन को, पूरी तरह से डिफ्लेशन को, महंगाई को, मंदी को, हर चीज़ को आरबीआई कंट्रोल करता है। अगर हम मॉनेटरी एस्पेक्ट की बात करें, मनी जिसको हम जानते हैं इस लोगों के नाम से, रुपीज़ के नाम से, तो पूरा सिस्टम वो कंट्रोल करता है आरबीआई भारत में, ठीक, जिसको हम सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्या है, किसके द्वारा और कैसे कैसे मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है और कैसे कैसे इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को आरबीआई क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द पॉलिसी टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जो सप्लाई ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करती है। मतलब कितना मार्केट में मनी का सप्लाई होना चाहिए, कितना मार्केट में मनी का सप्लाई नहीं होना चाहिए, तो वो सब इसमें डिसाइड करते हैं। अब कैसे मनी का सप्लाई हम कंट्रोल करेंगे, मतलब कैसे हम सप्लाई को इन करेंगे और कैसे हम आउट करेंगे, वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जो कंट्रोल करती है सप्लाई ऑफ क्रेडिट मनी इन द इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो भारत में किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी का रोल प्ले होता है और कैसे कैसे काम करता है। मॉनेटरी पॉलिसी करेक्ट टू सिचुएशन। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो बेसिकली दो मेन इंपॉर्टेंट सिचुएशंस को करेक्ट करती है, जिसको हम जानते हैं इन्फ्लेशन और एक डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब चीज़ें जब बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, और डिफ्लेशन जब चीज़ें सस्ती होने लगती हैं। इसको हम किसी और नाम से भी जानते हैं, जैसे दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इसको हम इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्रेडिट कोड। अब वो इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं, तो आगे बढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, शायद आपने कहीं देखे भी होंगे, अपनी बुक्स में देखे होंगे, क्लास 12th में बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर रखा है, एनसीईआरटी में, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको क्लियर किया है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक तो होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव के कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आप देख पा रहे हैं, और क्वालिटेटिव के 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। क्वांटिटेटिव का बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऐसे ही क्वालिटेटिव का मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट और मोरल सुएशन। तो आइए इस सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक एक करके हम डिटेल में पूरा डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। देखिए, क्वांटिटी आपको नाम से समझ में आ रहा है, क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपसे कहा कि आप बाज़ार जाएं और 1 किलो, 2 किलो, 50 ग्राम, 100 ग्राम कोई प्रोडक्ट को ख़रीद के लाएं। तो जब हम नंबर्स में बात कर रहे हैं, किस में बात कर रहे हैं? जब हम नंबर्स में बात कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक, तो दिस इज कॉल्ड, और हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो क्वांटिटी मतलब जब हम नंबर्स में बात करें, जैसे इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, आपने कहा 10% बढ़ा, 6% बढ़ा, 7% बढ़ा, तो ये सब किस में बात हो रही है? क्वांटिटी मतलब नंबर्स में बात हो रही है। तो आपको याद रखना है डेफिनेशन क्या कह रही है इसकी। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल विच फोकस ऑन द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी। मार्केट में ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी को कौन कंट्रोल करता है? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। यहाँ हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव की। सबसे पहले क्वांटिटेटिव को और आगे बढ़ाने से पहले ये कंसेप्ट आप समझ लें, ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका डिस्कशन होगा। जब इन्फ्लेशन होगा, अब इन्फ्लेशन क्या होता है सर? इन्फ्लेशन वो होता है जब मार्केट में चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगती है, मतलब लोग मांग ज़्यादा कर रहे हैं। अब जब लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं,
ठीक है, जब लोग क्या कर रहे हैं, जब लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब लोगों की इनकम ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब लोगों की इनकम ज़्यादा है, लोगों के पास जो मनी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी को जो फ्लो है वो क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। अब डिफ्लेशन हो रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो रही है, मतलब लोगों के पास इनकम नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, तो इस कंडीशन को भी हमें सही करना है, तो इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाती है, मतलब मार्केट में सप्लाई कर देती है मनी का। ठीक है, समझ में आया। इन्फ्लेशन के टाइम पे सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाता है और डिफ्लेशन के टाइम पे सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी को हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताया बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट एक बहुत ही सिंपल सा रेट होता है, मैं आपको समझाता हूँ। बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लैंड मनी टू द कॉमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड। जो भी गवर्नमेंट को या बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो वो क्या करता है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को देती है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में और देखते हैं। देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ राम जी या श्याम जी, राम जी को पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, किसी भी दोस्त से नहीं मिल पा रहा है, किसी से भी नहीं मिल पा रहा है, तो राम जी कहाँ जाएंगे, राम जी जाएंगे कॉमर्शियल बैंक के पास। ठीक, अब राम जी कॉमर्शियल बैंक के पास गए, फिर कॉमर्शियल बैंक ने राम जी को पैसा दे दिया, मतलब जो भी लोन लेने गए। अब जब राम जी कॉमर्शियल बैंक के पास गए तो क्या हुआ, कॉमर्शियल बैंक के पास गए तो राम जी ने 1 लाख रुपए का क्या किया, लोन मांगा, तो कॉमर्शियल बैंक ने 1 लाख रुपए ने दे दिया। क्या जब राम जी कॉमर्शियल बैंक को वापस पैसा देंगे, जब राम जी कॉमर्शियल बैंक को वापस पैसा देंगे, क्या 1 ही लाख रुपए देंगे, नहीं। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे 1 लाख प्लस इंटरेस्ट, सपोज 1,10,000 रुपये क्या हुआ, इन्होंने कॉमर्शियल बैंक को वापस किया, तो यहाँ पे जो 10,000 है वो हम सब जानते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट, जो कॉमर्शियल बैंक ने इनसे क्या किया, चार्ज किया। फ्री में तो देगा नहीं। ऐसे ही जब कॉमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो कहाँ जाता है, आरबीआई के पास जाता है। जब कॉमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत थी, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास गया, तो आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक को पैसा दे दिया। अब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन होगा तो 1 लाख का तो होगा नहीं, 2 लाख का भी नहीं, लाख करोड़ का होगा। लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं। अब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास गया, आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक को पैसा दे दिया। सपोज आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक को 10 लाख करोड़ रुपए दे दिया। क्या जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा वापस करेगी क्या 10 लाख करोड़ ही वापस करेगी, नहीं जी, इसके साथ 10 लाख प्लस जो भी इंटरेस्ट होगा, ठीक है, जो भी क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, जो भी इंटरेस्ट रेट होगा, तो इंटरेस्ट 10 लाख प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आरबीआई को कॉमर्शियल बैंक पे कर रहा है। ठीक है, अब हमारी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं इंटरेस्ट, लेकिन बैंक की लैंग्वेज में इसको इंटरेस्ट नहीं बोलते हैं, बैंक की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैंक रेट। अब समझ में आई बात, बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट एक ऐसा रेट, जैसे 10 लाख करोड़ का लोन दिया प्लस 2% या 4% या 5%, ये 2% क्या होगा, बैंक रेट। जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसा बोरो कर रहा है, मतलब दे रहा है, उस रेट को हम बोलते हैं बैंक रेट। समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक को पैसा दिया, अब कॉमर्शियल बैंक ने आरबीआई को पैसा वापस किया इंटरेस्ट के साथ। अब इन दोनों की लैंग्वेज में हमको उसको बोलेंगे बैंक रेट। समझ में आ गया बैंक रेट क्या होता है। तो बैंक रेट सिंपल सा कंसेप्ट है। बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसा देती है तो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को वापस पैसा दे रही है, तो जिस इंटरेस्ट के साथ दे रही है, दिस इज कॉल्ड बैंक रेट। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही सिंपल से तरीके से मैंने आपको समझाया, बैंक रेट आपको समझ में आ गया होगा। अब बैंक रेट के बढ़ने से और घटने से क्या फ़र्क पड़ता है सप्लाई ऑफ मनी पे, ठीक, इसको हम समझते हैं। बैंक रेट अगर बढ़ता है, सपोज हम बात करते हैं यहाँ पे, बैंक रेट क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, बैंक रेट इंक्रीज़ हो गया। अब क्या हुआ, पहले जो 2% पे दे रहा था वो 3% पे दे रहा है, तो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन ज़्यादा रेट पे दे रहा है। जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन ज़्यादा रेट्स पे दे रहा है तो क्या कॉमर्शियल बैंक राम जैसे लोग या श्याम जैसे लोग या अब्दुल जैसे लोगों को इंटरेस्ट रेट कम देगा। अब 2% से 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो ऐसे ही बैंक रेट बढ़ गया, तो ऐसे ही जो यहाँ 10% का इंटरेस्ट था वो बैंक ने क्या कर दिया, 12% कर दिया। समझ में आ गई बात। अगर आरबीआई बैंक रेट को बढ़ाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आम जनता के लिए क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जैसे राइज इन बैंक रेट हो गया, बैंक रेट बढ़ने से जो इंटरेस्ट था वो भी बढ़ गया। अब आपको समझ में आ गया क्यों बढ़ गया,
जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो लोग लोन लेके बिजनेस कर रहे थे या प्रोडक्शन कर रहे थे वो भी महंगा हो गया। ठीक है, अब जब सब चीज़ें महंगी हो गई, जब लोन लेके प्रोडक्शन महंगा हो गया तो क्या बिकेगा वो सस्ता? नहीं, वो महंगा बिकेगा। अब महंगा होने के कारण लोग उसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। मतलब बैंक रेट बढ़ा, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ा, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ा। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया तो लोगों ने प्रोडक्ट की डिमांड कम कर दी। जब लोगों ने डिमांड कम कर दी, ठीक है, डिमांड फॉर क्रेडिट कम कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट में जो सप्लाई था मनी का, सप्लाई ऑफ मनी क्या हो गया? कम हो गया। जब मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कम होता है तो मैंने आपको सबसे पहले यही समझाया, तो क्या कंट्रोल होता है? इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। समझ में आ गई बात? इसी तरह अब बैंक रेट क्या हो गया? कम हो गया। अब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को सस्ते रेट पे लोन दे रहा है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट क्या हो गया? कम हो गया, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल था वो कम हो गया। अब जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गया तो चीज़ें सस्ती होंगी, लोगों ने डिमांड ज़्यादा करा। जब लोगों ने डिमांड ज़्यादा करा तो सप्लाई ऑफ मनी क्या हो गया? मार्केट में ज़्यादा हो गया। जब सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में ज़्यादा हो गया तो क्या कंट्रोल हो गया? डिफ्लेशन कंट्रोल हो गया। समझ में आई बात या नहीं आई? दिस इज़ कॉल्ड बैंक रेट। और जब बढ़ेगा और जब बैंक रेट कम होगा, ये चीज़ मैंने आपको सबसे पहले समझाई थी। देखिए यहाँ पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम पे यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ, आप लोग इसको ज़रूर लिखें। इन्फ्लेशन हो रहा है तो सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब डिफ्लेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट सप्लाई ऑफ मनी को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। ये आपको हर कंसेप्ट में और हर रेट में आपको ये काम में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बैंक रेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बैंक रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई क्या करता है? कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बैंक रेट। क्लियर हुआ? अब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको अपने पास लिख भी सकते हैं समझ के। पहले बात ध्यान से सुनो। सेकंड वी हैव रेपो रेट। सर रेपो रेट और बैंक रेट बहुत सिमिलर सा होता है, तो देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। बस एक ही डिफरेंस होता है, जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए होता है, जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए होता है। होता बिल्कुल वही है, सिमिलर। समझते हैं क्या होता है इसमें। क्या होता है इसमें भी सेम, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को क्या कर रही है? पैसा प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसा दे रही है, कॉमर्शियल बैंक उसको वापस कर रहा है, रिटर्न। बस वही है। बस यहाँ आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए देती है और वहाँ पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए देती है। दिस इज कॉल्ड रेपो रेट। बैंक रेट रेपो रेट बहुत सिमिलर सा है, बस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का डिफरेंस है इसमें, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक, अब इसको भी समझते हैं उसी तरह से जिस तरह से हमने रेपो रेट समझा। और एक बार चलो एक उससे पहले हर टॉपिक में हम ये लिख लेते हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई ऑफ मनी को क्या करते हैं हम लोग? कम करते हैं। और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई ऑफ मनी को हम क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए और ये आप हर बार लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ? अब भैया बैंक रेट बढ़ गया। अब बैंक रेट क्या हो गया? रेपो रेट क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। सर रेपो रेट इंक्रीज़ हो गया तो क्या होगा? फिर से रेपो रेट इंक्रीज़ होने से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल था वो क्या हो जाएगा? बताइए, मेरे साथ रिपीट करिए। बढ़ जाएगा। ठीक है, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया जिसकी वजह से प्रोडक्शन महंगा हुआ, सब कुछ महंगा हुआ, तो प्राइजेस महंगे हो गए, तो डिमांड क्या हो गया? लोगों ने डिमांड कम करा। जब डिमांड कम करा तो मार्केट में क्या हो रहा है? तो सप्लाई है फॉल हो रहा है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, जो आपका सप्लाई ऑफ मनी है, ठीक है, जो सप्लाई कर रहा है कॉमर्शियल बैंक, सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब सप्लाई ऑफ मनी कम हो रहा है इसका मतलब क्या कंट्रोल हो रहा है? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है। समझ में आ गई बात? इसी तरह से क्या हुआ? रेपो रेट कम हो गया। जब रेपो रेट कम हो गया तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल था वो क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? जब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो आप ज़्यादा खरीदोगे नहीं खरीदोगे? प्राइस और डिमांड का रिलेशन आपको पता है। तो डिमांड बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? जो मार्केट में जब डिमांड बढ़ा तो मतलब मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी क्या हो रहा होगा? लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं तो पैसा भी तो ज़्यादा दे के खरीद रहे होंगे, फ्री में तो ना खरीदेंगे। तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गया। जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगा तो बच्चों क्या कंट्रोल हो जाएगा? तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप बस चीज़ों को ध्यान से सुने, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा रेपो रेट समझ में आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। ओके सर,
नेक्स्ट वी हैव ओपन मार्केट ऑपरेशन। सर OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? चलो उसको भी समझते हैं। इसको भी पहले लिखने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, वही इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई ऑफ मनी कम कर देते हैं, और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई ऑफ मनी क्या कर देते हैं, हम लोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर अब क्या कह रहा है ये? अब है इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदने के लिए और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचने के लिए। ठीक है, सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक टू द पब्लिक और कॉमर्शियल बैंक। जो RBI होता है वो पब्लिक से, आम जनता से या कॉमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज़ को खरीदता है और बेचता है, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपका सेंट्रल की गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है ओपन मार्केट ऑपरेशन टू द रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक खरीदता है और बेचता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से खरीदे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से खरीदे। ठीक है, आम जनता पब्लिक से भी खरीद सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन समझते हैं। अब क्या हुआ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, थोड़ा सा ट्विस्टेड है लेकिन बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा क्या है। अब क्या हुआ, यहाँ पे गवर्नमेंट सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सेल ऑफ सिक्योरिटी कर रहा है। ठीक है, सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय द RBI। RBI क्या कर रहा है, सिक्योरिटी को सेल कर रहा है। ठीक, अब जब आप कोई चीज़ बेचेंगे, सपोज मैंने कोई चीज़ बेची, तो क्या हुआ, मेरे पास गाड़ी थी, मैंने बेच दी, तो गाड़ी बेच के मेरे पास पैसा आया नहीं आया, तो मैंने मार्केट से जो पैसा था उसको क्या कर लिया, सोक कर लिया। सोक मतलब अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, सोक कर लिया किसका, लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी का मतलब आप सबको पता है, लिक्विड मतलब जो मार्केट में पैसा है उसको सोक कर लिया। सोक मतलब अपनी तरफ खींच लिया। जब मार्केट में लिक्विडिटी सोक कर लिया तो क्या हो गया, जो मार्केट में रिजर्व था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, रिड्यूस द रिजर्व, जो रिजर्व था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक, ऑफ कॉमर्शियल बैंक। समझ में आ गई बात? अब जब मार्केट में पैसा सोक कर लिया सारा RBI ने पैसा खींच लिया, तो क्या होगा, तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी क्या हो गया, कम हो गया। मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कम हो गया। जब मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कम हो गया तो क्या कंट्रोल हो गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। समझ में आ गई बात? इसी तरह से अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर रही है, मतलब अब गवर्नमेंट RBI चीज़ों को खरीद रही है। जब हम चीज़ खरीदते हैं तो पैसा मार्केट में जाता नहीं जाता है, तो ऐसे ही परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट ने क्या किया, सिक्योरिटीज़ को खरीदा। ठीक है, अब खरीदना स्टार्ट किया तो जो यहाँ सोक हो रहा था अब वो क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। मार्केट में पैसा पहुँचेगा, रिलीज़ लिक्विडिटी। तब मार्केट में पैसा पहुँचेगा तो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा रिजर्व, इंक्रीज द रिजर्व। रिजर्व बढ़ेगा किसका, ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स का। जब कॉमर्शियल बैंक का रिजर्व बढ़ेगा तो कॉमर्शियल बैंक पैसा अपने पास रखेगा नहीं, वो क्या करेगा, मार्केट में उसको ज़्यादा सप्लाई करेगा। ठीक है, तो राइज इन मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, मार्केट में बढ़ जाएगा। जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो क्या कंट्रोल हो जाएगा, आपका डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट वी हैव रिवर्स रेपो रेट। अरे रिवर्स रेपो रेट क्या होता है सर, फिर से जल्दी से लिख लेते हैं। इन्फ्लेशन होगा तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होगा, कम होगा, और डिफ्लेशन होगा सर तो सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए अब इसको रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है रिवर्स रेपो रेट, ये बिल्कुल रेपो रेट का उल्टा होता है। अब जैसे सपोज राम के पास पैसा था, उनने किसको दे दिया, कॉमर्शियल बैंक को दे दिया रिजर्व अपना रखने के लिए। ठीक है, जब राम ने अपना पैसा 1,00,000 रुपए कॉमर्शियल बैंक को दे दिया कि कॉमर्शियल बैंक उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं देगी। जब राम लेने गए थे तो कॉमर्शियल बैंक तो 10% ले रहा था, अब कुछ ना कुछ तो कॉमर्शियल बैंक भी देगी अपना पैसा जब राम रखेंगे तो राम ने जब 1,00,000 रुपये रखा तो कॉमर्शियल बैंक ने उसको 1,00,000 प्लस 4% दिया, मतलब 4,000 रुपये। ये क्या हुआ, ये इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, जो किसको मिला, इसकी अर्निंग हो गई राम की। इसी तरह से जब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है वो किसके पास रखवाता है, RBI के पास रखवाता है। अब जब RBI के पास पैसा रखवाएगा तो RBI उसको कुछ पैसा वापस नहीं देगा, मतलब इंटरेस्ट के तौर पे। RBI ने सपोज कॉमर्शियल बैंक ने 1,00,000 रुपये 1,00,000 करोड़ रखवाया,
अब आरबीआई उसको 1 लाख करोड़ वापस तो नहीं देगा ना, प्लस उसका इंटरेस्ट भी देगा, तो उस इंटरेस्ट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट बिल्कुल रेपो रेट का उल्टा होता है। पढ़ लेते हैं। व्हेन कॉमर्शियल बैंक हैव सरप्लस फंड, जब कॉमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा था तो क्या किया, दे कैन डिपॉजिट और पार्क, उन्होंने अपना पैसा कहाँ पार्क कर दिया, आरबीआई के पास पार्क कर दिया। ठीक है, और उसके बदले में इंटरेस्ट कमाया, दिस इंटरेस्ट, तो इस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम और समझते हैं कि ये कैसे काम करता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब क्या हुआ इसमें, अब रिवर्स रेपो रेट के कंसेप्ट को समझते हैं। अब क्या हुआ, रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर, आर 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 मूवी भी आई थी, आपको याद भी रहेगा। रिवर्स रेपो रेट कम हो गया। ठीक है, अब क्या कॉमर्शियल बैंक कह रहे हैं यार इतना कम इंटरेस्ट रेट है तो हम आरबीआई के पास पैसा नहीं रखवाते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट कम होने के साथ साथ क्या हुआ, जो लेस फंड आर पार्क्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक। अब कॉमर्शियल बैंक ने क्या किया, अपना पैसा आरबीआई के पास कम रखवाया, और अब आरबीआई के पास पैसा कम रखवाया तो उसके बाद एक दूसरा ऑप्शन था कि वो मार्केट में सप्लाई कर दे। जब उनने बैंकों को आरबीआई के पास अपना पैसा नहीं रखवाया, पार्क नहीं किया, तो कुछ ना कुछ तो करेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने, मतलब कॉमर्शियल बैंक ने क्या किया, मोर फंड, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या कर दिया, आर यूज्ड एज CRR फॉर क्रेडिट क्रिएशन। अब गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक ने क्या किया, पैसा आरबीआई के पास ना रखवा के मार्केट में सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, CRR क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा कर दिया, मतलब मार्केट में सप्लाई ज़्यादा कर दिया, तो सिंपल सी बात है मार्केट में क्या हो गया, सप्लाई ऑफ मनी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जब मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो क्या कंट्रोल हो रहा है, तो कंट्रोल हो रहा है डिफ्लेशन, कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ अगर आपको थोड़ा सा डाउट है। जैसे सपोज़ एक ए बंदा है, उसके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, या तो वो पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास रखवाए, या वो पैसा मार्केट में लगा दे। मार्केट में किस सेंस में लगा देगा, मार्केट में या तो सेबी म्यूचुअल फंड में लगाएगा, या स्टॉक खरीद लेगा, या कोई ट्रेडिंग कर लेगा। ठीक है, इसी तरह से जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं ना, उनके पास भी दो ऑप्शन है, या तो पैसा आरबीआई को दे दे। ठीक है, अगर आरबीआई को नहीं दे रहा है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, उन्होंने मार्केट में लोगों को दे दिया। ठीक है, जब आरबीआई इंटरेस्ट रेपो रेट कम दे रहा है तो उन्होंने मार्केट में ज़्यादा लगा दिया। जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा देगा तो वो मार्केट से खींच के किसको दे देंगे, आरबीआई को दे देंगे। समझ में आया कंसेप्ट। चलिए ना आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, अब सेकंड केस में आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया। जब रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया तो क्या अब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा ज़्यादा रखवाएगा, कम रखवाएगा, सर ज़्यादा रखवाएगा। ठीक है, तो मोर फंड आर पार्क्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक। तब कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, आरबीआई के पास ज़्यादा फंड को रखवाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आरबीआई के पास सारा पैसा चला गया तो क्या हुआ, लेस फंड, मार्केट में जो फंड हुआ उसकी कमी हो गई। ठीक है, लेस फंड आर यूज्ड एज CRR फॉर क्रेडिट क्रिएशन। अब वो उधार कहाँ से देगा, उनने सारा पैसा तो किसको दे दिया, आरबीआई को दे दिया। अब जब सारा पैसा आरबीआई को दे दिया तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी क्या हो गया, कम हो गया। तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कम हो गया तो क्या कंट्रोल हो गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। समझ में आ गई बात या नहीं। ठीक है, अब ये रिवर्स रेपो रेट कब बढ़ाएगा कब घटाएगा, अब ये भी आपको समझ में आ गया। जब इन्फ्लेशन का टाइम हो रहा होगा, मतलब गवर्नमेंट चाहती है पैसा मार्केट में ना जाए, तो वो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा, जिससे कॉमर्शियल बैंक सारा पैसा आरबीआई को दे देगा। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वी हैव कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है सर, ये CRR, बड़ा सुना है इसका नाम। CRR का नाम क्या होता है, CRR को हम समझ लेते हैं क्या होता है बहुत सिंपल से शब्दों में। कैश रिजर्व रेशो refers to the minimum percentage of the net demand और बैंक टोटल मनी डिपॉजिट required to keep with RBI। हर कॉमर्शियल बैंक को कुछ डिमांड डिपॉजिट्स और कुछ फंड का पैसा आरबीआई के पास सिक्योर करना पड़ता है, आरबीआई को देना पड़ता है। जैसे एक मेरे पास 100 रुपये थे, मेरे पापा ने कहा भाई 40 रुपये तो मुझे, तो 60 तुम खर्च कर लो। ठीक है, तो क्या हुआ, आरबीआई के पास, कॉमर्शियल बैंक के पास 100 रुपये थे, उनने 60 रुपये क्या किया,
मतलब क्रेडिट क्रिएशन के लोगों पे दे दिए और 40 रुपये क्या कर दिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, वो क्या किया, CRR के तौर पे किसको दे दिया, RBI को दे दिया। समझ में आ गई बात। अब क्या हुआ, ये केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है, ध्यान से सुनना। अब 100 रुपये में से RBI ने कहा तुम 80 रुपये जो 80 रुपये है उसको तुम क्या करो, लोगों को दे सकते हो, और 20 रुपये क्या दो आप CRR के तौर पे करो। तो इस केस में CRR ज़्यादा है और इस केस में CRR क्या है, कम है। तो आइए इसको समझते हैं। अब आपको यहीं से समझ में आ गया होगा अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो। CRR क्या हो गया, कैश रिजर्व रेशो इंक्रीज़ हो गया, CRR इंक्रीज़ हो गया। अब वो केवल 60 ही रुपये दे पा रहे हैं और इस केस में 80 रुपये दे पा रहे हैं। ठीक है, अब CRR इंक्रीज़ हो गया। CRR इंक्रीज़ होने की वजह से जो राइज इन कैश रिजर्व, ठीक है, समझ में आई बात, राइज इन कैश रिजर्व फॉर गिवन ऑफ डिमांड डिपॉजिट। CRR बढ़ा तो क्या अब कॉमर्शियल बैंक लोगों को ज़्यादा पैसा दे पाएगी? बिल्कुल नहीं दे पाएगी। जब राइज इन कैश रिजर्व हो गया, अब सारा पैसा तो सारा का मतलब 40% तो RBI ले गया, तो वो क्या ही उधार देगा। तो इस केस में क्या हुआ, जो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी था वो कम हो गया। जब मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी क्या हो गया, मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कम हो रहा है तो क्या कंट्रोल हो गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। समझ में आ गई बात, लिख लेते हैं। इन्फ्लेशन होगा तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होगा, कम होगा, और जब डिफ्लेशन होगा तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखो CRR बढ़ा दिया उन्होंने। CRR बढ़ने से एक वजह से क्या हुआ, सारा पैसा मतलब सारा का मतलब ज़्यादातर पैसा RBI के पास चला गया, तो सप्लाई करने के लिए मार्केट में कुछ बचा ही नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में पैसा नहीं पहुंचा, लोगों ने डिमांड नहीं करी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। सेकंड केस में CRR कम कर दिया, अब 20 ही CRR RBI रख रहा है और 80 रुपये लोन पे दे सकते हैं। अब क्या हुआ, CRR कम हो गया, जिसकी वजह से अब आपको कम पैसा किसको देना पड़ेगा, फॉल इन कैश रिजर्व फॉर गिवन ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। अपने डिमांड डिपॉजिट्स का कम पैसा आपको RBI को देना है। अब ज़्यादा पैसा क्या कर सकते हैं भाई, मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कर सकते हैं। जब मार्केट में ज़्यादा सप्लाई ऑफ मनी हो गया तो क्या कंट्रोल हो गया, डिफ्लेशन कंट्रोल हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको ये, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझाने की। ठीक है, चलिए CRR भी आपको समझ में आ गया। CRR क्या होता है, CRR फिक्स और CRR चेंज भी होता रहता है समय समय के हिसाब से, और कभी कभी RBI कभी कभी नहीं, हमेशा ही इसको RBI फिक्स करता है। कभी कभी ये ज़्यादा होता है, कभी कभी ये कम होता है। बस सिंपल सा CRR आपको ये पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट वी हैव SLR। सर CRR और SLR में डिफरेंस क्या होता है, चलिए बताते हैं। SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट एंड टाइम डिपॉजिट ऑफ एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कैश विद कॉमर्शियल बैंक एंड रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देम। CRR RBI को देना पड़ता है और SLR गोल्ड और कैश के फॉर्म में कॉमर्शियल बैंक अपने पास ही मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, मिनिमम परसेंट। अब ये होता क्या है, सबसे पहले फिर से लिख लेते हैं। इन्फ्लेशन हो रहा है तो सप्लाई ऑफ मनी गवर्नमेंट क्या करेगी, कम करेगी, और डिफ्लेशन हो रहा है तो सप्लाई ऑफ मनी क्या करेगी, बढ़ा देगी। ये हर टॉपिक में आप लिख लें, 1 मार्क्स में बोर्ड में क्वेश्चन रखा हुआ है, हो सकता है 4 नंबर में भी आए 2024 के एग्ज़ाम या आने वाले एग्ज़ामों के लिए जो भी बच्चे बैठ रहे हैं। ठीक है, चलो SLR क्या होता है चलते हैं। अब SLR क्या हुआ, SLR बढ़ा दिया। अब SLR बढ़ा दिया, अब SLR बढ़ाने से क्या होगा, लिक्विड एसेट्स हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक। अब क्या बढ़ना पड़ेगा, जो कॉमर्शियल बैंक है उसको अपने पास ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा। इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे समझें, 100 रुपये थे, ठीक है भैया। अब RBI ने कहा कि 40% आप क्या करेंगे, SLR रखेंगे, और केवल 60% मतलब 60 रुपये क्या कर पाएंगे आप, पब्लिक को दे पाएंगे। सेकंड केस में 100 रुपये थे, उनने कहा भैया आप 80% जो है वो क्या करो, पब्लिक को दे दो, और 20% क्या करो, SLR रखो। ठीक है, दोनों सिचुएशन आप यहाँ पढ़ते हैं। अब SLR बढ़ गया, देखो SLR क्या हुआ, बढ़ गया। SLR बढ़ने की वजह से हम लोगों को पैसा कम दे पा रहे हैं, 60 ही रुपये दे पा रहे हैं 100 रुपये में से, क्योंकि 40 तो हमने SLR के फॉर्म में जमा कर दिया। SLR बढ़ा तो कॉमर्शियल बैंक ने अपने रिजर्व को क्या किया, इंक्रीज़ किया। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक ने रिजर्व को अपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जब रिजर्व को बढ़ा दिया तो क्या पैसा वो लोगों को ज़्यादा दे पाएंगे। अब भैया उनके पास जो लोगों के पास फ़ंड था, मतलब कॉमर्शियल बैंक के पास जो फ़ंड था उसकी कमी हो गई, वो लोग दे ही नहीं पा रहे हैं। जब फंड की कमी हो गई, कमी का मतलब अपने पास सिक्योर रख लिया, तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी क्या हो गया,
कम हो गया, जब मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कम हो गया तो सिंपल सी बात है भैया क्या कंट्रोल हो जाएगा, यहाँ देखिए इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। इसी तरह से SLR क्या हुआ, अब आपका कम हो गया। अब गवर्नमेंट ने, RBI ने SLR कम कर दिया, कह रहे भैया रख लो कोई बात नहीं, कम कर लो, मार्केट में सप्लाई करो मनी को। तो कॉमर्शियल बैंक अपने पास पैसा क्या करेंगे, कम रखेंगे, और अब ज़्यादा फंड क्या कर पाएंगे, वो लोगों को दे पाएंगे, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा होगा। जब मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा होगा तो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो ये आपके SLR, CRR, ये सब मैंने आपको बहुत ही सिंपल से तरीके से क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको ये समझा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, क्वालिटी का मतलब होता है, मैंने आपसे कहा मार्केट में ना 4 तरह के स्पाइसेस मिल रहे हैं, आप MDH का लेके आओ, सबसे अच्छी क्वालिटी लेके आओ। ठीक है, अब मैंने कहा, या एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझो, एक कुरकुरे का पैकेट आप लेके आए और 100 ग्राम का लेके आए, तो कुरकुरा जो है, चिप्स तो बहुत सारे हैं लेकिन कुरकुरा एक ब्रांड है, क्वालिटी। तो क्वालिटी ये होता है जो एक पर्टिकुलर क्वालिटी होती है, और क्वांटिटी क्या होती है, जैसे 100 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, दीज ऑल आर द क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वालिटी और क्वांटिटी मैंने आपको पहले भी समझाया था, आपको यहाँ भी समझा दिया। फिर से क्वालिटी और क्वांटिटी समझाने से पहले मैं आपको समझा रहा हूँ इन्फ्लेशन। कोई कंसेप्ट है, इन्फ्लेशन हो रहा है तो सप्लाई ऑफ मनी कम करेंगे, और डिफ्लेशन हो रहा है तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाएंगे। जल्दी से 3 इसके इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही सिंपल से, उसको हम देखते हैं क्या है। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे है, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास है 1 करोड़ का कोई घर, ठीक है, 1 करोड़ का आपके पास है एक घर, एक छोटा सा। ठीक है, अब आप क्या गए, इस घर को गिरवी रखवाने गए, किसी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी। अब 1 करोड़ का घर है आपके पास, ठीक है, अब आप इसे बैंक के पास लेके गए, क्या बैंक आपको 1 करोड़ का लोन देगा? इस घर की वैल्यूएशन उन्हें लगाई, आपको 80 लाख रुपए का लोन दिया, तो 20 लाख रुपए क्या हो गए, 20 लाख इज मार्जिन रिक्वायरमेंट रख लिया बैंक ने। अब दूसरे केस में क्या हुआ, 1 ही करोड़ का घर था, ठीक है, यही घर है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 70 लाख रुपए आपको रिजर्व पे दिए, मतलब आपको उसकी कीमत लगाई, और आपको 30 लाख रुपए क्या दे दिए, आपको मार्जिन रखवा दिया। अब आप कह रहे हैं इतना ज़्यादा 30 लाख रुपए मार्जिन, मैं तो नहीं रखवा रहा। ठीक है, तो ये होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, मतलब एक जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उतना आपको कभी भी लोन नहीं मिलेगा, उसका कुछ डिपॉजिट हमेशा बैंक अपने पास रखती है, वो होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसको समझ लेते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट को। अब देखो क्या हुआ, मार्जिन रिक्वायरमेंट को और अच्छे से समझें, एक समझ लेते हैं, इसी इन्फ्लेशन सप्लाई ऑफ मनी कम, और डिफ्लेशन सप्लाई ऑफ मनी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट के केस में क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट केस में अब मार्जिन रिक्वायरमेंट भैया बढ़ा दिया, ये ऐसा गवर्नमेंट इसलिए कर रही है कि भैया लोग लोन कम लें, मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कम हो, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया। तो क्या हुआ, जो डिमांड है क्रेडिट की, जो डिमांड फॉर क्रेडिट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब डिमांड फॉर क्रेडिट कम हो गया तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में कम हो रहा है, आप सबको पता है क्या होता है, बहुत अच्छे समझ में आ गया, क्या कंट्रोल हो रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, ये वाला केस हो गया। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने कम कर दिया, तो डिमांड फॉर क्रेडिट इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गया, और जिसकी वजह से डिफ्लेशन कंट्रोल हो गया। समझ में आ गई बात, बहुत ही सिंपल सा है सर ये तो, जी हाँ बहुत ही सिंपल सा है। सेकेंड वी हैव रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, RBI हर किसी लोन के रेट्स को फिक्स करती है, जैसे लोन, कार का लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, अलग अलग लोन्स को, जैसे कार का लोन एग्जांपल के तौर पे 10%, हाउसिंग लोन 8%, एजुकेशन लोन 14%, तो अलग अलग रेट्स गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखे हैं। अब इस रेट्स को बढ़ा दिया, 10 से 12 कर दिया, 8 से 10 कर दिया, और 14 से 16 कर दिया। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे कम लेंगे, ऑब्वियसली बात है कम लेंगे। तो वही लिख लेते हैं जल्दी से, इन्फ्लेशन हो रहा है तो सप्लाई ऑफ मनी कम होगा, और डिफ्लेशन हो रहा है तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है अब गवर्नमेंट ने लोन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, इसमें इंट्रोडक्शन का वर्ड होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट रेशनिंग, क्रेडिट रेशनिंग को बढ़ा दिया। अब 10 से 12 कर दिया, 8 से 10 कर दिया, लोग कह रहे हैं भैया बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, हम तो लोन नहीं ले रहे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में सप्लाई जो है मनी का कम हो गया,
लोग लोन ही ले रहे हैं। जब मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कम हो गया तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, है ना, यही तो होता है। अब गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया, 12 से 10 कर दिया। अब विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ ऑफ क्रेडिट रेशनिंग, जिसकी वजह से अब सस्ता होने के कारण लोग लोन ज़्यादा ले रहे हैं, तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा हो रहा है। जब मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा हो रहा है तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो रहा है। ये भी सर बड़ा इजी समझ में आ गया हमें जी, बहुत ईजी है ये। एंड नेक्स्ट वी हैव मोरल सुएशन। मोरल सुएशन क्या कह रहा है? मोरल सुएशन का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, लास्ट है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर दैट सेंट्रल बैंक अप्लाइज ऑन अदर बैंक। बहुत ही सिंपल से शब्दों में आपसे कहूँ कि पिताजी हैं, पिताजी कह रहे हैं जो मैं कहूँगा वही करना है, बेटा कह रहा है ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे पिताजी आरबीआई हैं और कॉमर्शियल बैंक जो हैं वो हैं भैया, मतलब बेटा। तो आरबीआई ने जो रूल्स बनाए हैं वो फॉलो करने हैं कॉमर्शियल बैंक को, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी, ठीक है। तो सिंपल सी बात, मोरल सुएशन, मोरल प्रेशर, आरबीआई जो कहेगा वो आपको फॉलो करना है, आपको मतलब कॉमर्शियल बैंक को, अदरवाइज तो सारा पैसा, सारा लाइसेंस का प्रोसेस तो आरबीआई के पास है। आप नहीं सुनोगे तो देन वो आपका लाइसेंस को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मोरल सुएशन। तो ये थे आपके क्वालिटेटिव और ये थे आपको क्वांटिटेटिव। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। शायद ही आपको ये टॉपिक इतना अच्छा कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे मिले, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अगर आपका फीडबैक आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा और आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं ऐसी ही बहुत ही अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की हमने वीडियो पढ़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।